दोस्तों मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों हिंदी की एक विशेष सीरीज हम लेके आए हैं दोस्तों, जो कि पटवारी, लेखपाल और वीडियो बीपीडीओ और अभी जो बंदी रक्षक की जो भर्ती आ चुकी है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम डिटेल से हिंदी को सीखने वाले हैं। ठीक है तो साथियों, चलिए। तो दोस्तों हमने अभी तक व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया था, और जो हम उच्चारण स्थान वाले वीडियो हमने इससे पहले की अपलोड कर दी है। उसमें हमने जैसे उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ उच्चारण स्थान होता है। कंठ हो गया दोस्तों, तालु हो गया, तालु हो गया आपका आपका दोस्तों मूर्धा हो गया, मूर्धन्य वर्ण जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, दंत दंत वर्ण हो गया या दंत्य वर्ण हो गए। और आपके ओष्ठ वाले जो वर्ण हो गए जिनका स्थान ओष्ठ है, दंत है, मूर्धा है, तालु है और कंठ है, इनका हमने जिक्र हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है। ठीक है साथियों, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं, अब हम कुछ ऐसे वर्णों के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, जिनका उच्चारण स्थान एक की बजाय दो स्थान है। मतलब जिन जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए आपको एक स्थान के बजाय दो स्थानों का उसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वर्णों का आज हम जिक्र करने वाले हैं, ऐसे स्थानों का हम जिक्र करने वाले हैं। तो, तो दो स्थान वाले है ना, तो मैं कहने वाला हूँ दो स्थान वाले। कौन सा स्थान वाले दोस्तों? उच्चारण स्थान। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान दो हैं, एक नहीं है। ठीक है, तो वो वर्ण सबसे पहले हम देखें अगर, तो सबसे पहले जो कंठ कंठ तालु से जो बोले जाते हैं, कंठ तालु से जो बोले जाते हैं दोस्तों, उनको हम कहते हैं कंठ तालव्य। उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण। ऐसे वर्ण जो कंठ और तालु दोनों से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारण जिनका किया जाता है, उन्हें हम कंठ तालु वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका हम मैं अगर सूत्र बताऊं आपको याद करने का, तो वो होता है दोस्तों ए दैतो, ए दो तो। ठीक है, ए दैतो, ये ऊपर इसकी दा के ऊपर है दोस्तों मात्रा है। ए दैतो कंठ तालु, ए दो तो कंठ तालु। तो ये आपको याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो आप समझ गए होंगे, ए और जो ए स्वर हैं हमारे पास, ए और ए जो स्वर हैं, इनके उच्चारण स्थान दोस्तों दो होते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, ये क्या है, कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी इनको उच्चारित किया जाता है। ठीक है, जैसे हम ए लिखते हैं ना, ए, तो ए हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? आ और ई का अब देखो, ये मैं ढंग से लिख देता हूँ ना, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में छोटा आ हो या बड़ा आ हो, या फिर ए लिखने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, राइट हैंड साइड में छोटा ई या फिर बड़ा ई हो तो उसको ये ए बनता है। ठीक है, इस तरह से ए की बात मैं करूं दोस्तों, तो ये ए कैसे बनता है? ए बनता है आपका, इधर छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, इधर ए हो चाहे ए हो, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है मेरे साथियों? ए बनता है। तो ये कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि ए, जो ये संयुक्त स्वर भी हम इसको बोल सकते हैं, है तो ये दीर्घ स्वर है। तो इसको अगर हम बोलें तो ये जो संयुक्त स्वर है ए, ये किन दो वर्णों से या किन दो स्वरों से लेकर बना है निम्न में से? तो हो सकता है आपके पास आ और ए का ऑप्शन दे दे, या फिर ये ए की बात करें ना, या फिर आपके पास बड़ा आ और ए का दे दे, या फिर बड़ा आ और ये ऐ दे दे यहाँ पे आपको। तो इन सब चीज़ों से आपका क्या मिलके बनेगा? ए बनेगा। तो ये ऐसे दो वर्ण हैं मेरे साथियों, जो क्या होते हैं, दो स्थानों से बोले जाते हैं, कंठ और तालु दोनों से। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों, दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ बोले तो कंठ और ये स्थान है। ठीक है, कंठ और कंठ एंड क्या है, ओष्ठ से जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं, जिनका उच्चारण किया जाता है, उनको हम कहते हैं। अगर मैं इसका सूत्र बताऊं, आपको ट्रिक बताऊं, तो ओ दैतो, आपने ध्यान रखना है, ओ दैतो। ठीक है, तो ओ दैतो मतलब ओ और जो औ होता है, ये जो दो स्वर हैं मेरे साथियों, ये भी संयुक्त स्वर हैं, इन्हें
जब उच्चारित करते हैं आप तो ये दो स्थानों से उच्चारित किए जाते हैं। एक तो आपका कंठ का इस्तेमाल होता है इसमें, और एक तो इसमें क्या होता है, ओष्ठ का इस्तेमाल किया जाता है। देखो ओ, तो देखो ओंठ भी आपके गोल हो रहे हैं, साथ में कंठ, गले से भी आपकी आवाज बाहर निकल रही है। ठीक है, तो अगर मैं ओ को बोलूं कि ओ को कैसे लिखा जाता है, तो ओ के साथ जब छोटा आ या बड़ा आ मिल जाए, या फिर आपके साथ क्या मिल जाए, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिल जाए, तो आपका ओ बनता है। अगर हम औ बनाना चाहते हैं मेरे साथियों, देखो ये चीजें आपके ना संधि में काम आने वाली साथियों, इसलिए मैं इनको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, है ना। साथ में अगर आप, जैसे मैं संधि की बात कर दी मैंने, तो संधि में क्या होता है मेरे साथियों, अगर आपको वर्णों का वर्ण विन्यास, वर्णों का वर्ण विन्यास अगर आता है, तो आपके लिए संधि बहुत ही इजी पड़ जाती है। आ रही बात समझ में? अगर आपको वर्ण विन्यास की जानकारी है, वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास का क्या मतलब होता है दोस्तों, एक एक वर्ण को स्वर रहित करना। या एक, जैसे मैं का वर्ण विन्यास करूं, तो का वर्ण विन्यास क्या होगा मेरे दोस्तों, का हलंत प्लस आ, तो ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है ये का। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब मैं औ की बात कर रहा हूं, तो औ कैसे बनेगा आपका, यहां लेफ्ट हैंड साइड में आ हो या फिर बड़ा आ हो, साथ में इसका या तो मेरे साथियों ओ हो या फिर स्वयं औ हो, तो इन लोगों का जो मिश्रण होगा वो आपका औ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औ कहलाएगा। आई बात समझ में आपको? तो ये थे दोस्तों हमारे कंठोष्ठ वर्ण, जो कंठ और जिनका उच्चारण करते समय कंठ और ओष्ठ दोनों का हम प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण। अब इसी तरह से अगर हम तीसरा तरफ भागें, तो तीसरा जो हमारा आता है मेरे साथियों, तीसरा आपका दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ स्थान जो है हमारा, दंतोष्ठ आप जानते हैं, तो इसको मैं लिखूं, कभी पेपर में ऐसा पूछा, दंतोष्ठ्या, दंतोष्ठ्या, दंतोष्ठ्य वर्ण, दंतोष्ठ्य वर्ण, ये कौन से हैं, निम्न में से कौन से दंतोष्ठ्य वर्ण होते हैं? तो इनकी मैं बात करूं दोस्तों, तो ये होते हैं वकास्य। वकास्य आपने शब्द याद रखना, वकास्य मतलब सिर्फ वा एक ऐसा वर्ण है मेरे साथियों जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है। देखो वाह बोलेंगे ना आप, तो दांत का भी प्रयोग हो रहा है और साथ में आपका इसका प्रयोग ओठ, ओंठ का भी प्रयोग, दोनों का प्रयोग इसमें भरपूरी से हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ वर्ण। ठीक है, ये एक अर्ध स्वर की श्रेणी में भी आता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो दंतोष्ठ। अगला जो स्थान है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में हम पूछा जा सकता है, एक शब्द आता है दोस्तों, जीवा मूल स्थान, जीवा मूल स्थान, ये क्या चीज है? तो जीवा मूल स्थान वाले की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ऐसे वर्ण जिनमें जीवा का प्रयोग किया जाता है, उनको हम जीवा मूल के स्थान समझ, जिनका मूल क्या है, जीवा, तो इनको बोला जाता है, एक शब्द से इसे बोला जाता है कर्ण। जो जीवा मूल स्थान वाले जो होते हैं उसको बोला जाता है कर्ण। कभी कभी प्रश्न आता है, निम्न में से कर्ण है, तो कर्ण क्या है? तो कर्ण क्या क्या है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, कर्ण को किन किन नामों से हम जानते हैं। तो एक मिनट पहले इसकी मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ पहले, है ना। कर्ण क्या होता है दोस्तों, देखो हमारे मुख में ना बहुत सारे क्या है, स्थान है वर्णों को उच्चारण करने के लिए, बहुत सारे स्थान हैं जो अभी हमने देख भी लिए हैं। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि उन उच्चारण स्थानों के अलावा कुछ ऐसे सहायक अंग भी हमारे मुख में हैं जो उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं किसी भी वर्ण को। बात समझ मारी मैंने क्या बोला दोस्तों, हमारे मुख में किसी भी वर्ण को किसी वर्ण का उच्चारण करने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन उनके अलावा भी हमारे मुख में कुछ ऐसे सहायक अंग हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें उन अंगों का प्रयोग करना जरूरी है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम क्या, कर्ण बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये बात ध्यान में आई आपको? तो जो कर्ण के नाम से जो पुकारे जाते हैं, जो भाषण में जो अंग कर्ण के नाम से जाने जाते हैं या पुकारे जाते हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने समझ लिया कर्ण क्या चीज हो गई, उच्चारण स्थान के अलावा जो ऐसे अंग जिनका प्रयोग हम किसी वर्ण का उच्चारण करने में प्रयोग करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरे साथियों कर्ण बोलते हैं। इसको याद रखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है पेपर में। तो जैसे मैंने बोला नंबर 1 जीभ, देखो भाई, देखो उच्चारण स्थान हमारा कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है ना, और ये सब हमने देखा अभी तक।
लेकिन इसके अलावा जो हमारे जो अंग हैं, जैसे जीभ है, तो जीभ का भी प्रयोग हम क्या करते हैं, उसको बोलने के लिए करते हैं, वर्ण को बोलने के लिए। तो कर्ण को किसके नाम से जाना जाता है? इस जीभ भी कर्ण किस में आता है? जैसे कोमल तालु हो गया, कोमल तालु। कोमल तालु आप जानते हैं, जो हल्के से जो पतले से जो परत है। अधरोष्ठ हो गया, अधरोष्ठ। अधरोष्ठ भी आपका कर्ण के नाम से जाना जाता है। साथ में जो स्वर तंत्रिकाएं होती है दोस्त हमारी, स्वर तंत्रिया, स्वर तंत्रिया जो होती है, इसको भी हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आपके पास आ सकता है कि निम्न में से कौन कर्ण है, या निम्न में कर्ण है। एक ऑप्शन दे देंगे, जैसे आपके पास नाक, कान, जीभ और नन ऑफ दीज, तो आप किसको बोलेंगे? कर्ण जीभ। कर्ण क्या होता है, आपने समझ लिया ना दोस्तों बात। कर्ण क्या होता है दोस्तों? उच्चारण स्थान के अलावा जो हमारे मुख में जो क्या कहते हैं, जो अंग हैं जिनको उच्चारण करने के लिए, जो किसी वर्ण को उच्चारण करने जो सहायक अंग है हमारे मुख में, उनको कर्ण बोला जाता है। उनमें जैसे जीभ हो गया, कोमल तालु हो गया, अधरोष्ठ हो गया और स्वतंत्र स्वर तंत्रिया हो गया। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, अगली स्लाइड में चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा जो उच्चारण स्थान तो हो गया, अब दूसरा हम बात कर रहे हैं प्रयत्न। एक मिनट ना, ये बात हो गया। प्रयत्न विधि के आधार पर हम वर्णों का वो कर रहे हैं ना। प्रयत्न विधि के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें कैसे वर्णों को किया जाता है। देखो भाई, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंगों को कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रयास बोलते हैं या प्रयत्न बोलते हैं। बात समझ में आई? जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं साथियों, तो हमारे जो मुख में जो अंग हैं, जैसे जीभ हो गया, तालु हो गया, जो भी है, तो उनको क्या कुछ प्रयत्न, कुछ उसको उच्चारण करने कुछ प्रयास करना पड़ता है हमको, तो उसी को हम बोलते हैं प्रयत्न। तो इसी प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। तो अगर हम इसके आधार पर देखें तो इसके आधार पर हम 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आपका आ जाता है कंपन के आधार पर। देखो भाई, हमारे मुख में क्या कंपन होगी किसी न किसी जगह, कंपन के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राणवायु होती है, श्वास वायु होती है मेरे साथियों, इस श्वास वायु के आधार पर भी हम इसको विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। देखो, उच्चारण के आधार पर मैं उच्चारण स्थान के आधार पर देखा था हमने, ठीक। उच्चारण के आधार पर मतलब जो हमें प्रयत्न करना पड़ता है किसी वर्ण को बोलने में, उसके आधार पर बात काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपन के आधार पर। देखो, कंपन के आधार पर हम देखें, अगले स्लाइड में चलते हैं। कंपन के आधार पहला हमारे पास है दोस्तों, कंपन के आधार पर। देखो साथियों, कंपन के आधार पर देखो साथियों, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुखमंडल में कुछ वाइब्रेशन, कुछ कंपन होती है, ठीक है। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो उस आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के क्या हैं वर्ण होते हैं। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक को हम अघोष बोलते हैं, दूसरे को हम सघोष बोलते हैं। एक को हम अघोष बोलते हैं साथियों, दूसरे को हम सघोष बोलते हैं। अघोष और सघोष। अब अघोष सघोष में आपको अगर मैं एक टेबल के माध्यम से दिखाना चाहूँ, तो मैं इसके बाद आपको एक टेबल बना के हम देखेंगे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें हम देखेंगे कौन सा वर्ण स्पर्श है, कौन सा संघर्ष है, ठीक है। तो अगर हम अघोष की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं अघोष वर्ण। कौन सा वर्ण? अघोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ण कौन होता है? तो अघोष वर्ण क्या होता है दोस्तों? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर जो हमारे मुख में जो गूंज हो ना, गूंज जो वाइब्रेशन है, वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं साथियों? अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे हम वर्गीय व्यंजन की मैं बात करूं, वर्गीय व्यंजनों की मैं बात करूं, वर्गीय व्यंजन जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बनाए थे, जैसे का वर्ग हो गया, है ना। इसका का वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में। का वर्ग हो गया साथियों, खा वर्ग हो गया आपका, है ना। सॉरी, खा नहीं, गलत हो गया। चा वर्ग
का चा, और फिर टा वर्ग हो गया आपका टा वर्ग, टा वर्ग, फिर ता वर्ग हो गया मेरे साथियों, और ये अंतिम पा वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। इसको इनको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनमें अगर मैं बात करूं तो इनमें कुछ इसमें अघोष वर्ण होते हैं और कुछ सघोष वर्ण होते हैं। बात समझ में आई? तो इसमें देखें प्रत्येक वर्ग का मेरे साथियों पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, उसको हम बोलते हैं क्या? अघोष वर्ण। क्या बोलते हैं साथियों? अघोष वर्ण। तो जैसे ये का वर्ग का पहला का और खा, ये अघोष हो गया, है ना। और फिर जैसे चा और छा, ये फिर टा ठा, ता था और पा फा, ये पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं मेरे साथियों? आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। आगे समझ में? अब यहां पे दूसरा है दोस्तों सघोष, सघोष वर्ण। सघोष वर्ण को हम घोष वर्ण भी कहते हैं साथियों, ठीक है। इसको घोष वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। इसको घोष वर्ण भी कहा जाता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं अगर, तो इसकी मैं बात करूं तो इसका दोस्तों अब देखो पहला और दूसरा तो क्या आ गया? अघोष में आ गया। पहला और दूसरा जो वर्ण है अघोष में आ गया। अब क्या बचे? तीसरा, चौथा और पांचवा। एक मिनट है, इसको दूसरे रंग से कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा वर्ण। तो ये दोनों हो गए आपके अघोष वाले, और ये तीनों हो गए दोस्तों आपके सघोष वर्ण। अब सघोष वर्ण आप अघोष को उल्टा कर लो, देखो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में गूंज अधिक होती है, वाइब्रेशन अधिक होती है, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं दोस्तों अघोष वर्णों की, मैं पहले बात करूं अगर, तो अघोष वर्णों में मैं काउंटिंग कराऊं आपको, तो यहां हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। तो एक ये हो गया, 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 एक ये हो गया। हम काउंटिंग करें कितने होते हैं? फिर प्रश्न आ जाते हैं कि अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। समझ रहे बात को? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए मेरे साथियों, और 3 अन्य वर्ण होते हैं। अघोष की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मेरे साथियों? अघोष। मैं दूसरे रंग से इसको लिख देता हूं, इससे लिख देते हैं ना। तो अघोष वर्णों की संख्या देखो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 10 ये हो गए, प्लस 3 और होते हैं। वो होते हैं दोस्तों आपके ऊष्म व्यंजन। ये वाला सा हो गया आपका, दूसरा ये वाला सा हो गया आपका, और तीसरा ये हा हो गया आपका। तीसरा सॉरी एक मिनट, हा नहीं, ये सा, ये तीसरा ये वाला सा हो गया आपका। तो ये वाले जो वर्ण है दोस्तों, ये आते हैं अघोष वर्ण में। ये किस में आते हैं दोस्तों? हाँ, अघोष वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं? अघोष वर्ण में आते हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो कितने हो गए ये? देखो का वर्ग का 2 यहां से हो गया, पहला दूसरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13। तो इनकी संख्या होती दोस्तों 13 होती। अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक वर्ण किसी और की बात करूं दोस्तों इसमें, तो एक क्या होता है? आह, विसर्ग होता है एक, आह विसर्ग वर्ण होता है ये, विसर्ग वर्ण आह होता है। तो ये भी आपका अघोष वर्ण में आता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप, क्योंकि अघोष वर्ण को अगर हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन पढ़ रहे हैं। अगर व्यंजनों की बात की जाए कि कितने अघोष व्यंजन होते हैं, तो हाउ मेनी व्यंजन? 13 होते हैं, ठीक है। और लेकिन विसर्ग की अगर बात करें तो ये भी अघोष में आता है, तो ये अलग, ये स्वर में हो गया मतलब। तो कुल व्यंजन 13 ऐसे व्यंजन होते हैं जो अघोष होते हैं। अब आते हैं हम सघोष के ऊपर। अब हम बात करते हैं सघोष के ऊपर। तो सघोष की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो सघोष कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सघोष मैंने क्या बोला? ये वाले 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 दिया 15। तो 15 मतलब संख्या मत बता रहा, कुल संख्या, कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 13 सॉरी 15 तो यही हो गए, 5 दिया 15 ये हो गए, प्लस
कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं। हमने क्या, सगोश वर्ण क्या होता है जिसमें कंपन ज्यादा होती है, और प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका सगोश होता है। पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है आपका सगोश होता है। तो इन सगोश व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या देखें तो 15 स्पर्श व्यंजन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं आपके सगोश में आते हैं। ठीक है, अब अन्य की अगर हम बात करें, अन्य की अगर हम बात करें तो अन्य में जैसे दोस्तों आपका आ गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, जैसे आपका आ गया या, रा, ला, वा और हा, ये भी आपके मेरे साथियों किस में आते हैं, सगोश व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं, सगोश व्यंजन में आते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, दूसरा, पहली बात देखो, पहली बात ये वाली हमने वर्गीय व्यंजन की हमने बात की, ये वर्गीय व्यंजन में नहीं आते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा में अगर बात करूं, देखो जो हमारा पास जो विसर्ग था, विसर्ग वाला स्वर था, वो चला गया किधर को, अघोष में। ठीक है, अब सघोष की हम बात करें तो इसमें देखिए आप अनुस्वार, अनुस्वार कौन होता है, अंग, ये वाला, ये भी आपका किस में आता है, अघोष में आता है। चौथा मैं बोलूं आपके जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर, ये भी आपके किस में आते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपके सगोश वर्ण में आते हैं। कोई भी स्वर का आप उच्चारण करोगे उसमें वाइब्रेशन होगी। तो इनकी संख्या मैं गिनूं अगर, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, 5 ये हो गया आपके, एक आपका ये वाला हो गया, और 11 ये स्वर हो गया आपके यहाँ पे, 11 ये स्वर हो गए, है ना, 11 हो गया ना री को मिला के। तो इसको अगर जोड़े हम तो ये कितना हो गया, 15, ये 12 और 12 और 5 17, 17 प्लस 15, इसको जोड़ें अगर हम लोग तो 7 और 5, 7 और 5 12, ठीक है, और 2 और 1 3, ये हो गया आपके 32। लेकिन क्योंकि ये अंग आहा, ये अंग आहा, देखो यहाँ भी हमने काउंट नहीं किया और यहाँ भी काउंट नहीं किया, तो इनकी जो संख्या होती है हमारे पास कितनी होती है मेरे साथियों, एक यहाँ से माइनस कर दीजिए तो ये होते 31। क्योंकि ये वाले दोस्तों नपुंसक वर्णों में आते हैं, क्या अंग और आ जो होते हैं ना, नपुंसक वर्ण में आते हैं। ये मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बताया क्योंकि कभी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक अयोग वह, सॉरी वो आपका अघोष वर्ण है या सघोष वर्ण है, या विसर्ग कैसा होता है, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, है ना, तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह 4 विकल्प पूछे जाएंगे आपसे। तो अघोष वर्णों की अगर हम बात, सघोष वर्णों की अगर हम बात करें तो कुल 31 वर्ण होते हैं जो आपके अघोष में आते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग अगला हम देखते हैं दूसरा, ये तो हमने देख लिया किसके आधार पर, घोषक के आधार पर बोल सकते हैं आप, या फिर जो मुंह में जो कंपन होती है, कंपन के आधार पर भी आप इसको बोल सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास है दोस्तों, दूसरा जो अब आ रखा हमारे पास, यह है श्वास वायु। दूसरा क्या है हमारे पास आ रखा, श्वास वायु। श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, ठीक है, श्वास वायु के आधार पर अगर हम बात करें तो इसको भी, श्वास वायु आप जानते हैं ना, जो हमारे प्राण वायु है दोस्तों, उसको बोलने में, मतलब प्राण वायु जो है, जब हमारे मुख से कोई वर्ण निकलता है तो उसको बोलने में हमारे प्राण वायु को कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे प्राण वायु को कितना ज्यादा सांस बाहर निकालनी पड़ती है, कितना कम निकालनी पड़ती है, उसके आधार पर इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। क्योंकि हमारी जो श्वास है इसको हम प्राण बोलते हैं, इस हमारे जो श्वास है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राण बोलते हैं। तो एक हो गया दोस्तों अल्प प्राण, एक अल्प प्राण हो जाएगा और दूसरा महाप्राण हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, महाप्राण हो जाता है। ठीक है, अल्प प्राण वो प्राण होता है दोस्तों, वो अल्प प्राण वर्ण, हम वर्णों की बात कर रहे हैं, तो अल्प प्राण वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु को कम मात्रा में बाहर निकलना होता है। बात समझ में, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे प्राण वायु या श्वास वायु कम निकलती है बाहर, तो ऐसे वर्ण को हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। और महाप्राण में क्या हो गया, नाम से पता लग रहा है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर भी ये बना रहा हूं, क्या कहते हैं, वर्गीय बना रहा हूं। तो वर्गीय में अगर हम देखें
देखो वर्गीय व्यंजन लिख रहा हूँ मैं, का वर्ग, यहाँ से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, का वर्ग, चा वर्ग, इसी में हम अल्प प्राण महाप्राण सगो सगो इसी में हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा फिर टा वर्ग आएगा मेरे साथियों, टा वर्ग आ जाएगा आपका, ठीक है। का, फिर ये ता वर्ग आ गया, और फिर ये पा वर्ग आ गया। इसको याद रखना अगर आपको, तो आपने कचट, कचट तप, कचट तप आपने ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। तो देखो यहाँ पे का, खा, गा, घा, गा, अंगाम बोलते हैं इसको, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, फिर ता, था, दा, धा, ना, और ये हो गया पा, फा, और ये बा, भा, और ये मा, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा नोट्स डालने वाला हूं, थोड़ा पहले वाले। देखो हमने देखा प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये दोनों होते हैं आपके अल्प प्राण, सॉरी अल्प प्राण नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, घोषक तो क्या था, घोष या अघोष है ना। ये होते हैं आपके दोस्तों अघोष, ये क्या होते हैं आपके अघोष वाले, ठीक है। ये और ये हमने देखा अभी, ये होते हैं सघोष वर्ण। ये क्या होते हैं मेरे साथियों, सघोष वर्ण। ऐसे आपने ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है, और प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा आपका अघोष होता है। अब हम अल्प प्राण की बात कर रहे हैं, अल्प प्राण की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे, तो मैं इनको भी नीचे से लिख देता हूँ, है ना। तो अल्प प्राण जो होता है मेरे साथियों, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो आपका होता है अल्प प्राण होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इसका उच्चारण करते समय या इनका उच्चारण करते समय हमारे प्राणवायु बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है। जैसे क, खा, ये देखो ज्यादा बाहर निकल रही है, यहां से करते हैं ना, का, खा ज्यादा निकली, ग कम, देखो कम हुआ, घा ज्यादा आया, और ग कम आया, श्वास कम आई। अब ये प्रत्येक वर्ग का साथियों दूसरा, तीसरा, सॉरी चौथा है ये, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है आपका महाप्राण, ठीक है। तो अब मैं यहां इसका लिख देता हूं, ये हो गया दोस्तों आपका अल्प, ये हो गया आपका महा, ये फिर से अल्प, महा, ऐसा अल्प महा याद रखना है ना, और ये हो गया फिर आपका अल्प, अल्प प्राण, ठीक है। तो अल्प महा अल्प, अल्प महा अल्प, देखो अल्प ये हो गया अल्प, ये हो गया अल्प। अब महा की बात करें, महाप्राण और महाप्राण, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है आपका महाप्राण में आता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका किस में आता है, अल्प प्राण में आता है। तो देखो अब मैं इसको याद कराने का तरीका बताता हूं आपको। देखो वर्णमाला में शुरुआत हम कहां से करते हैं, आ से करते हैं, तो आ से अघोष हो गया, तो पहला और दूसरा आपको अघोष में आपको याद रखना है। अब दूसरा हमें पता है कि इंटरवल के बाद अल्प महा आता है, तो सबसे देखो शुरुआत में क्या आता है, आ आता है, तो आ से अल्प, तो अल्प महा अल्प महा अल्प, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कंटिन्यूअस सीरीज में, ठीक है ना। पहले अल्प आएगा, फिर महा अल्प, महा अल्प, महा अल्प, है ना। तो ऐसे याद रखना आप इसको। तो ये तो हो गया वर्गीय व्यंजन के आधार पर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्गीय व्यंजन के अलावा भी कुछ ऐसे और वर्ण भी हैं हमारे पास जो आपके किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं साथियों, ठीक है। तो यहां देखो अभी अल्प प्राण की हम बात करें, तो अल्प प्राण में देखो इनके अलावा भी कुछ और वर्ण भी हैं जो अल्प प्राण में आते हैं। तो सबसे पहले जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर, सभी स्वरों की मैं अगर बात करूं, तो ये आपके मेरे साथियों आते हैं अल्प प्राण में, ठीक है। ये किस में आते हैं, अल्प प्राण में। दूसरी में बात करूं, तो कुछ वर्ण है हमारे पास, जैसे जो अंतस्थ व्यंजन है एक दो, या, रा, ला और वा, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। आई बात समझ में, या, रा, ला, वा जो अंतस्थ व्यंजन है ना, जो ये भी आपके किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। लिख देता हूं अंतस्थ व्यंजन जिसमें हमारे प्राण में बहुत कम निकलती है,
अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ ये वाले व्यंजन आपके किस में आते हैं, है ना। और दूसरा हमने क्या सीखा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपके किस में आते हैं, महाप्राण में। देखो इसमें स्वर भी आ गए और कुछ अन्य वर्ण भी आ गए और वर्गीय व्यंजन भी आ गए। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं महाप्राण में। महाप्राण हमने क्या देखा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे ऊष्म व्यंजन है दोस्तों, दूसरा ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं, सभी चार के चार, शा, शा, सा, हा, ये भी आपके किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। किस में आते हैं मेरे साथियों, महाप्राण में ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां तक। तो यहां तक आपको क्लियर है मेरे साथियों। मैं आपसे आशा गुजारिश करता हूं कि इसके आप अच्छे नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक ही स्लाइड में से सब कुछ ये लिख दिया है, तो आपको इसको अलग अलग प्रकार से बनाना हो, साथ में ये वाले वर्गीय व्यंजन को भी आपने वहां पर बनाना है, तो अच्छे से आप इसको नोट्स कर लेंगे। ठीक है, मैं मुझे पूरा पता है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका हिंदी में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगली साइड में हम देखते हैं दोस्तों, कुछ हमारे क्या होते हैं, जैसे उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें, तीसरा है उच्चारण। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम देखें तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों इन व्यंजनों को कई प्रकार से विभक्त किया गया, कम से कम 8 प्रकार से। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूं आपको, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। ये कैसे कैसे होती है, हमने स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं इनको। ठीक है, ये भी हमने बताया हुआ आपको। दूसरा दूसरा मत देखो दोस्तों, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन होते हैं जो संघर्षी व्यंजन, इन संघर्षी व्यंजन को दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये दूसरा नाम पता लगी आपको यहाँ पे, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे मुख से गर्मी बाहर आती है। ठीक है, तो हो गया शा, एक मिनट, शा, सा और ये हा, ये वाले हो गए आपके। ठीक है, ये हो गया आपके कौन से व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। तीसरा हो गया दोस्तों आपका नासिक के व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, नासिक के व्यंजन। देखो इसका भी हमने देख लिया कि नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं जो नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, जो गयन न में होता है, जो प्रत्येक 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 वर्ग का पंचम अक्षर, गा, या, ण, ना और ये मा, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है आपका नासिक के वर्ण होता है। इनकी संख्या कितनी होती है मेरे साथियों, 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी ऊपर वालों में कितनी होती है, 5 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अगला जो आता है मेरे साथियों, चौथा जो हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों उत्क्षिप व्यंजन। उत्क्षिप, उत्क्षिप्त बोलते हैं इसको, उत्क्षिप्त, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, द्विगुण है दोस्तों ये, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं दोस्तों, अड़ा और ढा, ये वाला अड़ा, अढ़ा, मतलब गा, ढंगढ़ा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको उच्चारण करने का अलग अलग विधि, कोई हिंदी, कोई टीचर, कोई कुछ बोलता है, इसको अड़ा अड़ा बोलते हैं। ठीक है, चलिए इनकी संख्या होती है 2, ये फारसी से लिए गए, मैंने बताया आपको। चौथा हो गया आपका। अब पांचवा देखते हैं हम लोग, पांचवें नंबर पे हमारे साथियों पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। पार्श्विक, ये आधा सा है। ठीक है, वाह, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है मेरे साथियों, पहले मैं इसके इसे लिख दूं। ये ला जो होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है, इसकी संख्या एक ही है, मतलब है ना, पार्श्विक व्यंजन एक होता है। ये वो व्यंजन होते हैं मेरे साथियों जिसका उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास वायु है ना, वो जीभ के अगल बगल से निकल आती बाहर। देखो ला बोलेंगे तो हमारे जो सांस है ना, जीभ के राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से बाहर आ जाएंगी, मतलब आ रही बात समझ में। तो इसको बोलते हैं हम क्या, कौन से व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। अगला छठा जो व्यंजन है उच्चारण स्थान के आधार पर,
ये होता है प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लुंठित, लुंठित, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। इनकी संख्या होती है मेरे साथियों कितनी, एक, और वो होता है रा। वो क्या होता है, रा। देखो जब रा आप बोलते हैं मेरे साथियों, तो हमारी जो जीवा है ना, हमारे जो जीवा है ऊपर तालू से टकरा के फटक से बाहर निकलती है, एकदम घूम के झटके में बाहर निकलती है हमारी जीभ, है ना, तो उसको हम बोलते हैं लुंठित। देखो रा बोलेंगे, रा तो तालू पे टकरा रही है और फटक से, सॉरी तालू पे नहीं, मूर्धन्य में टकराती है, ऊपर टकराती है अपने जो तालू के ऊपर का जो क्षेत्र है वहां टकराती है और तुरंत से आपका नीचे आ जाता है, लुढ़क के नीचे आ जाती है, इसको बोलते हैं लुंठित वर्ण। ठीक है, अगला हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, सातवां जो हमारे पास है मेरे साथियों, ये हो गया मेरे साथियों संघर्षहीन, इसको बोलते हैं संघर्षहीन या फिर अर्धस्वर, अर्ध स्वर, अर्धस्वर, संघर्षहीन या अर्धस्वर व्यंजन। ये होते हैं दोस्तों दो, और वो होते हैं या और वा। ठीक है, इनके उच्चारण करते समय हमें हमारी जो प्राणवायु बहुत कम निकलती है बाहर। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यंजन जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। ठीक है, तो इन चीजों को आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और ताकि आपको कोई दिक्कत आगे ना होने पाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वर्ण विन्यास आपको कराना सिखाता हूँ, वर्ण विन्यास। ठीक है, तो इसी में बने रहिए आप। अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग वर्ण विन्यास, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बाद हम संधि के ऊपर काम करने वाले हैं दोस्तों, तो वर्ण विन्यास कैसे किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अभी। तो वर्ण विन्यास का मतलब क्या है दोस्तों, एक एक वर्ण को अलग अलग करना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। जैसे मैं लिखूं क्रम, क्रम का वर्ण विन्यास क्या है, वर्णों का इसमें कितने वर्ण लगे पड़े हैं, तो देखो इसमें का लगा पड़ा, का हलंत है, देखो रा की मात्रा है तो ये रा, आधा रा है तो आधा, देखो आधा रा ऐसा लिखो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर रा की मात्रा ऐसा लगती है ऐसे लगती है कभी, है ना, तो ये हो गया रा हो गया। देखो करम, ठीक है। अब देखो अगला आपका क्या आ जाएगा, इसमें मां हलंत हो जाएगा, और ये देखो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। देखो का पे ना, का पे आ भी है और रा भी है, रा एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। ठीक है, वो प्रत्येक वर्ण हमने देखा कि प्रत्येक वर्ण जो होता है वो स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, तो इसमें एक आ भी है भाई इसमें। ठीक है, ये का के साथ आ है, फिर रा की मात्रा नीचे लगी हुई है, और फिर इसमें माँ है, और माँ के बाद माँ के साथ क्या लगा हुआ, आ, तो ये हो गया आपका वर्ण विन्यास, क्रम का हो गया। भाई अगर मैं इस क्रम का करूं तो इस क्रम में करूं मैं, देखो तो का के साथ आ लगा हुआ है, और रा के साथ भी आ लगा हुआ है, और माँ के साथ भी आपका आ लगा हुआ है, तो ये आधा माँ हो गया, ये आधा रा हो गया, ये आधा का हो गया। तो आधा का ऐसा लिखा जाता है, आधा माँ ऐसा लिखा जाता है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आधा, और इसको ऐसे हलंत करके आप लिख सकते हो, आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, जैसे एक शब्द हमारे पास कंस, एक शब्द हमारे पास कंस है जैसे, तो कंस को मैं कैसे लिखूं, का के नीचे हलंत लगा दूंगा, ठीक है ना, का के ऊपर हलंत लगा दूंगा, फिर अंग की मात्रा लगी हुई थी उसमें तो अंग लगा दिया, और फिर ये सा है, हलंत कर देंगे तो सा से आ जाएगा आपका आ बाहर। ठीक है, जैसे मैं लिखूं कागज, कागज, तो कागज में देखो का हलंत है दोस्तों, और एक बड़ा आ है साथियों, और फिर इसमें गा है साथियों, और फिर इस गा के साथ आ लगा हुआ है साथियों। ठीक है, और फिर आपका जा है, और जा के साथ आ लगा हुआ तो जा आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्ण विन्यास कर सकते हैं किसी भी शब्द का। ठीक है, जैसे मैं मदिरा का करूं, मदिरा का, मदिरा, तो मदिरा देखो माँ है, माँ के साथ क्या लगा हुआ है, छोटा आ लगा हुआ है, फिर देखो दा है, और दा पे किसकी मात्रा है, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है, और फिर रा है, और फिर बड़ा आ है, तो ये हलंत जरूर लगाना है, तो नहीं तो फिर वर्ण विन्यास नहीं होगा वो। ठीक है, अगर आप ये सब जानते हैं दोस्तों वर्ण विन्यास को, तो आप किसी भी प्रश्न को आप बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं, अगर आप संधि पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो संधि में अगर आपको वर्ण विन्यास पता ही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब जैसे मैं लिखूं विश्राम, मैं विश्राम लिखूं तो विश्राम कैसे लिखा, देखो वाह है साथियों, हलंत हो गया, इसमें छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, आई बात समझ में, और फिर क्या है इसमें
विश्राम में देखो शाह है, ये वाला शाह है, फिर इसको हलंत कर देंगे तो इसमें रा आ जाएगा, इसको हलंत करेंगे फिर इसमें क्योंकि बड़ा आ के मात्रा लगा हुआ ना इसमें, बड़ा आ गया इसमें, फिर प्लस माँ आ गया, माँ का हलंत किया, फिर इससे आपका आ बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप विश्राम का क्या कर सकते हो, वर्ण विन्यास कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब कुछ हमारे पास ऐसे व्यंजन होते हैं मेरे साथियों, जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजनों की बात मैं करूं तो इसको मैं, प्रश्न आ जाता है कभी कभी संयुक्त व्यंजन का। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, एक मिनट। अच्छा, त्र, ज्ञा और श्रा, श्रा, जो ये श्राव, ये वाला श्रावण, श्रवण वाला, ये बनता है मेरे साथियों कैसे, यहाँ दूसरे रंग से लिख देते हैं इसको। ये बनता है आधा का प्लस इस सा के मिश्रण से बनता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं त्रा की बात करूं तो देखो, त्रा में क्या सुना, ता छोटा वाला सुनाई दे रहा है और रा पूरा सुनाई दे रहा है, तो ये ता और रा के मिश्रण से बना हुआ है। इसकी मैं बात करूं ज्ञा की, तो ज्ञा है ये, तो इसको ज्या पढ़ते हैं, ज्या, तो ये जा आधा है इसमें और या पूरा है, इससे मिश्रण से बना है। देखो श्रा है इसमें, तो ये सा है ये वाला, और इसमें श्रा रा है पूरा, तो श्रा ये हो गया। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये वाले वर्ण आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो आज हिंदी वर्णमाला का हमारा जो पोर्शन था साथियों, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अगला हम पढ़ने वाले साथियों संधि। देखो संधि ऐसा भी लिखा जाता है और संधि ऐसा भी लिखा जाता है, इसका कारण हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। तो नेक्स्ट